Good morning, all of you. Bittel, are you listening me? Bittel, हर्षित राठौर। हाँ सर। आवाज पहुंच रही है? हेलो हेलो। हाँ, आवाज पहुंच रही है। हाँ सर, आवाज आ रही है सर। इधर स्क्रीन क्लियर दिख रहा है ना? स्क्रीन हाँ सर, साफ दिख रहा है। वो कल थोड़ा कल दिख रहा नेटवर्क था, की दिक्कत थी, मौसम खराब था। ठीक नेटवर्क है, की प्रॉब्लम सर। ठीक है, डिस्कस करते हैं यहाँ पे। कल जो मैंने हाँ सर, टॉपिक वो कल डिस्कस, मेरा सर बंद हो गया था। ठीक है। देखिए यहाँ पे डेरिवेशन डिपेंड्स ऑन टॉर्जन। अब टॉर्जन इक्वेशन कैसे डेवलप किया जाता है? कभी कभार इस तरह का डेरिवेशन छोटा मोटा आ जाता है 5 मार्क्स में। तो यहाँ पर देखो आप, अटेंडेंस बहुत लो रह रही है। ये आपकी जिम्मेदारी, आरटीयू एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे तो, क्योंकि सारी जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन जा रही है। ऑनलाइन क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। फिर मैं ये अगस्त महीने का अटेंडेंस कंपाइल करूंगा, फिर भेजा जाएगा ये जयपुर। तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप लोग नहीं बैठ पाते हैं, अटेंडेंस लो रहती है, तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये हमारे पास साफ्ट है, ठीक है ना? ये साफ्ट है, सर्कुलर साफ्ट है, ठीक है ना? इसकी डायमीटर दे रखी होगी स्मॉल डी। इसकी लेंथ भी दिया हुआ, देखो A1 एंड फिक्स कर दिया है यहाँ पे। देखो ये येलो कलर में दिख रहा है, ये फिक्स कर रखा है। फिक्स करने के बाद इधर टॉर्क लगा रहा है। यहाँ से हाथ से पकड़ के घुमाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, शाफ्ट को यहाँ से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी कोशिश करोगे तो, अगर सपोज करो इसमें डिफॉर्मेशन शुरू हो, तो किस तरह से डिफॉर्मेशन होगा? इस तरह से ऐठन हो जाएगी। देखो इस तरह से ऐठन हो जाएगी। जो लाइन है जो सीधी मिल रही थी ये सरफेस पे, वो टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे टेढ़ी इंक्लाइन टाइप की, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे हुआ है। तो जैसे ये लाइन जो डॉटेड लाइन वो सीधी जा रही है, जब ऐठन नहीं है, जब ऐठन हो गया तो ये लाइन शिफ्ट होके इधर आ गई, इस पोर्शन पे आ गई। तो ये जो एंगल बन रहा है इसे कहते हैं साई, इसी कहते हैं सीयर एंगल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन एंगल ऑफ रोटेशन है। ये एंगल ऑफ रोटेशन है। रेडियस दिया हुआ है इसका स्मॉल आर। इन्होंने टॉर्क अप्लाई किया है, ठीक है ना? टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? ये टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाई रेडियस, क्योंकि रेडियस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 90 डिग्री पे। तो ये टॉर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई R हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये पोर्शन जो है हमारे पास, जो आर्क लेंथ मिल रहा है, ये इस फाई के लिए भी और थीटा के लिए भी सेम है। तो आर की इज इक्वल टू क्या होता है? देखो ये आर दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी सेम है, इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए भी सेम है। पहले फाई के लिए, फाई जो होता है, देखो आर्क लेंथ इज इक्वल टू फाई मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ रॉड, ठीक है ना, या शाफ्ट। ये हो गया आर्क, एल मल्टीप्लाई फाई। ऐसे इधर से देखेंगे तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा ये आर स्मॉल आर मल्टीप्लाई थीटा। तो आर्क लेंथ जो मिलेगा हमारा आर मल्टीप्लाई थीटा, तो आर मल्टीप्लाई थीटा। इन्होंने कैपिटल आर लिख दिया है, यहाँ पे स्मॉल आर है, बट ये कैपिटल आर मान लो है, ठीक है ना? स्मॉल आर भी मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आर्क लेंथ दोनों के लिए क्या है? सेम है। तो यहाँ पे देखो बराबर हो गया एल मल्टीप्लाई फाई आर्क लेंथ, आर मल्टीप्लाई थीटा आर्क लेंथ। तो फाई इज इक्वल टू, देखो फाई इज इक्वल टू आर थीटा डिवाइडेड अपॉन एल। अब आपको पता है ऑलरेडी यहाँ पे शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई फाई, ऑलरेडी आप जानते हो। शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू, ये है शियर मॉडुलस, ये फाई स्ट्रेन होता है, ठीक है ना? तो इस तरह से फाई इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड अपन जी, तो फाई इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड अपन जी। तो देखो ये आर नीचे आ जाएगा, जी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया टाउ डिवाइडेड अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा डिवाइडेड अपॉन एल। ये जी ऊपर चला जाएगा, आर नीचे आ जाएगा। तो देखो टाउ डिवाइडेड अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा डिवाइडेड अपॉन एल। ये हमें क्या हो गया? डेरिवेशन मिल गया। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये अक्सर आता है 5 नंबर में। इज इक्वल टू कैपिटल टी डिवाइडेड अपॉन जे। टी क्या है? टॉर्क है, और जे क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मैंने बताया था सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट जब भी हम मोमेंट लेते हैं
तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है जे या आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है ना, ये आप पढ़े हैं इंटरमीडिएट में और इसमें भी पढ़े हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी पढ़े हैं। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट फार्मूला हो जाता है। इस तरह से आप बता सकते हैं, इसमें केवल क्या करना है, कोरिलेट कराना है आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ जो है ये एंगल ऑफ रोटेशन है और ये शियर एंगल है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है केवल। ये न्यूमेरिकल मैंने कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। ये कैसे सॉल्व करते हैं, इजी है। इस न्यूमेरिकल को मैंने डिस्कस किया था, इसके बाद इस न्यूमेरिकल को भी डिस्कस किया था मैंने। अब यहाँ पे आते हैं, पहले मैंने डिस्कस ये किया था कि जब भी हमारे पास कोई भी शाफ्ट है उस पे बेंडिंग मोमेंट नहीं लग रहा है, ये डिस्कस नहीं किया था मैंने, केवल ये डिस्कस किया था केवल उसमें ट्विस्टिंग मोमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि केवल और केवल शाफ्ट के अंदर बेंडिंग मोमेंट हो रहा है, बेंड हो रहा है, देखो बेंडिंग, बेंड, न कि ट्विस्टिंग हो रहा है। जैसे अभी डिस्कस किया था, फार्मूला में बनाया था आपने, टाउ डिवाइडेड अपन आर इज इक्वल टू जी थीटा डिवाइडेड अपन एल, तो उसमें केवल ट्विस्टिंग हो रहा था। और उसके पहले भी जो न्यूमेरिकल देखे उसमें ट्विस्टिंग मोमेंट ही हो रहा था और उसमें शियर स्ट्रेस की वजह से फेलियर होता है। कोई भी चीज किसी में एटम होता है तो शियर फेलियर होता है। यहाँ पर लिख रहा है शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। जो डिजाइनिंग का क्राइटेरिया है उसमें दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास बी पॉइंट है, इसमें केवल हम कंसीडर करेंगे बेंडिंग मोमेंट। अब देखो बेंडिंग मोमेंट का ये फार्मूला आपको रटना पड़ेगा, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी डिवाइडेड अपॉन आर इज इक्वल टू एम डिवाइडेड अपॉन आई। अब ध्यान रखना यहाँ पर जो आई लिखा हुआ है ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसकी वैल्यू होती पाई डिवाइडेड अपॉन 64 मल्टीप्लाई डी टू द पावर ऑफ 4। तो मैंने बताया था ये y की वैल्यू क्या होगी, जो r की वैल्यू होती थी d/2 वही y की वैल्यू होती है। क्योंकि क्या होता है, कोई शाफ्ट है बना हुआ है, मैंने शाफ्ट बना दिया तो सबसे ज्यादा बेंडिंग क्रिएट होता है सरफेस पे, सरफेस अपर फाइबर लोअर फाइबर पे। तो हम सेंटर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो मैक्सिमम बेंडिंग के लिए हमें ये y मिलता है। तो y की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, अगर इसकी डाया शाफ्ट की d है, स्मॉल d है, तो y की वैल्यू d/2 हो जाएगी। आउटर डाया लेते हैं, ध्यान रखना d/2 ये दिया हुआ है। इस तरह से हम देख लेंगे क्या करना है, ठीक है ना। अब फार्मूला ऑलरेडी हमें पता है ये फार्मूला। तो अब देखो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है, ध्यान रखना ये बेंडिंग स्ट्रेस है, ये आई है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ना कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या तो ये आई एक्स होगा या तो ये आई वाई होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो बेंडिंग होगा तो प्लेन में बेंडिंग होती है। जब भी मान लो सपोज करो हमने ये सिलेंडर लिया या शाफ्ट लिया, अगर बेंडिंग नीचे फोर्स मान लो सपोज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो ये बेंड होगा, इस तरह से कुछ बेंड होगा, ठीक है ना। इस तरह से बेंड होगा तो अगर हम कट करेंगे बीच से बिल्कुल सिलेंडर को इस तरह से, तो आपको एक प्लेन मिलेगा, टॉप से देखोगे तो एक रेक्टेंगुलर प्लेन मिलेगा। तो प्लेन बेंड होता है, बेंडिंग में प्लेन बेंड होता है, ठीक है ना। इस तरह से इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे आई आई लिखा है, पोलर नहीं लेकर के, वैसे सिंपल आई जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो गया। इन्होंने देखो अब हमारे पास कोई सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड है, हॉलो नहीं है, सॉलिड सिलेंडर है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एम तो होगा ही, ये जो एम है, आई की वैल्यू जो हो जाएगी पाई डिवाइडेड अपॉन 64 मल्टीप्लाई डी टू द पावर ऑफ 4। सिग्मा भी बेंडिंग स्ट्रेस दिया होगा क्वेश्चन में, ये y इज इक्वल टू d/2, ये फार्मूला बन गया, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो मैंने कल बताया था आपको कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, नहीं टॉर्क इज, सॉरी, जो फार्मूला हमने डिराइव किया था, टॉर्क इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड अपॉन 16, ठीक है, टाउ डी टू द पावर ऑफ क्यू। ये फार्मूला तब अप्लाई करते थे केवल शाफ्ट में ट्विस्टिंग मोमेंट होगा तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे फार्मूला हो गया बेंडिंग मोमेंट, एम टी की जगह एम आ गया, पाई डिवाइडेड अपॉन 16 की जगह पाई डिवाइडेड अपॉन 32 हो गया। तो जो भी शाफ्ट रोटेट करता है उसकी बेंडिंग मोमेंट से फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। देखो इसका और भी कम हो गया, इसका आधा हो गया, यहाँ पे 32 हो गया है, ठीक है ना। सिग्मा बी तो रहेगा ही, टाउ की जगह सिग्मा बी हो गया यहाँ पे,
डी की जगह डी क्यूब है ही, तो फार्मूला सिमिलर है, केवल पाई डिवाइडेड अपॉन 32 हो गया है, और ये कम है वैल्यू क्योंकि नीचे का संख्या ज्यादा है। डिवाइड करोगे पाई से, तो पाई को डिवाइड कर, पाई डिवाइड होगा 32 से, तो क्या होगा, ये वैल्यू और कम हो जाएगी। तो बेंडिंग मोमेंट से फेल्योर के चांसेस जो होते हैं बहुत कम होते हैं। इसमें जो भी शाफ्ट हो, मशीन एलिमेंट हो, रोटेटिंग से फेल हो रहा है, ट्विस्टिंग से फेल हो रहा है, तो उसमें चांसेस बहुत कम रहते हैं बेंडिंग से फेल होने पर। तब भी कंसीडर करना पड़ता है क्योंकि बेंडिंग तो होगा ही। अब ऐसे ही देखो, आई मान लो हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है, हॉलो है, ठीक है। इनर डाया हमारा डीआई है, इस शाफ्ट का इनर डाया डीआई है, ये वाला डीआई है, आउटर डी नॉट है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, देखो ये वही चीज है सेम, पाई डिवाइडेड बाय 16 तो हो ही गया यहाँ पे। आउटर डाया का डी टू द पावर ऑफ 4 ब्रैकेट के अंदर माइनस इनर डाया का डी टू द पावर ऑफ 4, तो ये आपका बन गया फार्मूला। वही सेम प्रोसीजर करना है, एम तो रहेगा ही, आई हॉलो सिलेंडर के लिए यहाँ पे पुट कर देंगे, सिग्मा बी तो रहेगा ही। अब यहाँ पे y लेना है, डी नॉट डिवाइडेड अपॉन 2, पहले भी डिस्कस किया हमने कि y जो r भी लेते थे तो आउटर डाया का हाफ लेते थे, यहाँ पर भी y जो लेंगे आउटर डाया का हाफ ही लेंगे, ये फार्मूला बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है हमारे पास शो हो रहे हैं, ठीक है ना। ये सारा क्या होगा कि जब भी शाफ्ट की एनालिसिस करेंगे, फेल्योर के चांसेस बेंडिंग से भी हो रहे हैं, ट्विस्टिंग से भी हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी इन फार्मूला की। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं, देखते हैं। अब ये हो गया तुम्हारा, देखो ये हो गया ट्विस्टिंग मोमेंट से केवल फेल हो रहा है, दूसरा बेंडिंग मोमेंट से केवल फेल हो रहा है, तीसरा आएगा दोनों से फेल हो रहा है, उसमें देखते हैं क्या हिसाब किताब है। ये देखो एक न्यूमेरिकल है जो दिया हुआ है, न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। एक मैंने न्यूमेरिकल इसलिए डाल दिया था ताकि न्यूमेरिकल ही आते हैं इसमें। ये पेयर ऑफ व्हील, a pair of wheel of a railway wagon carries a load 50 kilonewton on each axle box। ये एक्सल बॉक्स है, ठीक है ना। इसकी जो व्हील है हमारा रेलवे वैगन का व्हील, जो पहिया होता है, यहाँ पे लोड उसका है, ये अप्लाई हुआ है 50 किलो न्यूटन इधर, 50 किलो न्यूटन इधर। जो एक्सल बॉक्स है, इस एक्सल बॉक्स से इसी डिस्टेंस दे रखा है 100 mm, एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 mm आउटसाइड द व्हील बेस, ठीक है। ये बनाया, डायग्राम बनाया था, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे व्हील नहीं, इस तरह से कुछ नहीं बनाते तो यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हो कि फिक्सिंग टाइप का। द गेज ऑफ रेल, अब देखो इन दोनों के बीच जो बॉक्स है, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखा है 1.4 मीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द एक्सल बिटवीन द व्हील। इस एक्सल ये है, ठीक है। एक्सल क्या करता है, देखो एक्सल में केवल बेंडिंग मोमेंट होता है, ठीक है ना, वो रोटेट नहीं करता है। स्पिंडल क्या होता है, देखो अब शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट क्या होता है कि मोशन को एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसफर करता है, रोटेटिंग एलिमेंट होता है, लंबा भी होता है, ठीक है ना, जैसे शाफ्ट लाइन होता है, ठीक है ना। फैक्ट्रीज में जितने भी शाफ्ट यूज होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ट्रांसमिशन शाफ्ट होते हैं। दूसरा होता है एक्सल, एक्सल क्या होता है, इस पे क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है, ये रोटेट नहीं करता है, एक्सल ये रोटेट नहीं करे, इस पे व्हील माउंटेड होगा, फिक्स होगा। जब व्हील रोटेट होगा तभी एक्सल रोटेट होगा, ठीक है ना। शाफ्ट रोटेट नहीं होगा, एक्सल, क्योंकि व्हील के साथ ही एक्सल रोटेट होता है, ये एक्सल व्हील के साथ ही रोटेट होगा। स्पिंडल क्या होता है, स्पिंडल क्या होता है, ये भी स्मॉल शाफ्ट है, छोटा शाफ्ट है, और ये किसमें, कटिंग टूल के साथ लगा होता है, जैसे लेथ में हो गया आपका, ड्रिलिंग मशीन में हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, स्पिंडल की डिफिनेशन हो गई, एक्सल की डिफिनेशन हो गई, और शाफ्ट की डिफिनेशन हो गई। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द एक्सल बिटवीन द व्हील, इसकी डायमीटर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखते हैं कुछ क्वेश्चन टफ लग रहा है, ठीक है। इफ द स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 100 मेगापास्कल, ये वर्किंग है, बहुत कम है, तो 100 मेगापास्कल स्ट्रेस, तो बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है ना। एक्सेल पे बेंडिंग होता है, पहले तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। एक्सेल की जब भी बात करेगा तो उसमें केवल बेंडिंग होता है, एक्सेल में ट्विस्टिंग नहीं होता, ध्यान रखना। बेंडिंग की बात हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट इन्होंने निकाला है, ठीक है ना। तो बेंडिंग मोमेंट m इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई L। देखो W क्या है हमारे पास, 50 किलो न्यूटन है, L कितना दिया हुआ है
100, ठीक है ना। इसका अबाउट मोमेंट इन्होंने निकाल लिया है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5 × 10⁶ न्यूटन मीटर। ऐसे इसके लिए भी सेम होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है। जब भी देखो रेलवे वैगन का जो व्हील होता है वो ऐसा तो नहीं है कि इधर ज्यादा डिस्टेंस पे लगेगा इधर ज्यादा डिस्टेंस पे लगेगा। एक साइड का कंसीडर कर लिया इन्होंने तो निकाल लिया इन्होंने एक साइड का। अब आपको पता है फार्मूला के अकॉर्डिंग, वैसे इस क्वेश्चन को आप कर नहीं पाओगे जल्दी, दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है ना। अब देखो फार्मूला क्या है हमारे पास, ये मैंने बताया m इज इक्वल टू, जो बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड अपॉन 32, उसके बाद टाउ रहता तो यहाँ सिग्मा बी आएगा, उसके बाद d टू द पावर ऑफ q। ये फार्मूला बन गया, m की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है। सिग्मा बी दे रखा है बेंडिंग स्ट्रेस, तो d की वैल्यू आ गई है। वो छोटा न्यूमेरिकल, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। कभी कभार इस तरह के न्यूमेरिकल नहीं हो पाते क्योंकि लैंग्वेजेस समझ में नहीं आते हैं, तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक। कोई जरूरी नहीं होता न्यूमेरिकल आप 100% कर ही लो। देखो उस तरह का, अब देखो क्या है, शाफ्ट की एनालिसिस करना है। तो पहला तक ट्विस्टिंग मोमेंट केवल हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट से केवल हुआ है फेलियर। अब दोनों से शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइन ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट ओनली, ठीक है ना। तो दोनों अप्लाई हो रहा है। तो हम इसकी एनालिसिस करते हैं दो थ्योरी से। पहला थ्योरी जो है हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जिसे गेस्ट थ्योरी भी बोलते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी हमेशा क्या होता है, अप्लाई होता है डक्टाइल मटेरियल के लिए। अब सीधी सी बात है, कैसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी डक्टाइल मटेरियल के लिए अप्लाई होता है। अब देखो डक्टाइल मटेरियल को काटना इजी है, ब्रिटल मटेरियल को काटना इजी नहीं है। तो जो चीज इजीली कट रहा है, ठीक है ना, वो शियर के लिए है। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो है, इसे गेस्ट थ्योरी भी कहते हैं। एक डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज होता है, सच एज माइल्ड स्टील के बने हुए जो भी हमारे पास मशीन एलिमेंट है, जिसमें ट्विस्टिंग और बेंडिंग दोनों होगा। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से क्या करेंगे, हमें ध्यान रखना दोनों होना चाहिए, उसमें बेंडिंग मोमेंट भी अप्लाई हो रहा है और ट्विस्टिंग मोमेंट भी। देखो बेंडिंग नीचे दिया, ट्विस्टिंग ऊपर दिया हुआ है। दूसरा है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, जिसे कहते हैं रैंकाइन थ्योरी। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी हमेशा यूज होती है ब्रिटल मटेरियल सच एज कास्ट आयरन, जिसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। दो थ्योरीज हैं, दोनों थ्योरी अप्लाई करते हैं। दोनों थ्योरी से डायमीटर निकालते हैं, डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकालते हैं। दोनों थ्योरी से डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकालते हैं। जिसमें डायमीटर ऑफ शाफ्ट ज्यादा आ जाता है उसको कंसीडर कर लेते हैं, ये ध्यान रखना है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी किसके लिए अप्लाई होगा, डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक है ना। अब इसका फार्मूला क्या है, टाउ मैक्स इज इक्वल टू, ध्यान रखना याद कर लेना है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मोहर सर्किल पढ़े होंगे आप, ठीक है ना। मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता मोहर सर्किल पे, ये फार्मूला डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। हाफ अंडर रूट सिग्मा बी, ये बेंडिंग स्ट्रेस है का होल स्क्वायर, प्लस 4 टाइम्स टाउ, ये शियर स्ट्रेस है, ठीक है ना। ये दोनों लोकल है, ठीक है ना, ये मैक्सिमम है, ठीक है ना। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में की थ्योरी की फार्मूला में इस तरह का फार्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मोहर सर्कल से मिलता है, ठीक है ना। मैक्सिमम सीएसटी याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार बता रहा हूं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टाउ मैक्स निकालेंगे। टाउ मैक्स के बारे में तो अभी डिस्कस ही नहीं करना। सिग्मा बी आपको पता रहेगा, सिग्मा बी कैसे पता करेंगे आप, टाउ कैसे पता करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे बता दूं, आपने ऑलरेडी पढ़ा है एम इज इक्वल टू, बेंडिंग के केस में एम इज इक्वल टू, इधर लिखते हैं, चलो ये लिखते हैं, पाई डिवाइडेड अपॉन 32 सिग्मा बी डी टू दी पावर ऑफ क्यू। तो सिग्मा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा बी की जो वैल्यू हो जाएगी, तो 32 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस साइड में, इधर जाएगा m मल्टीप्लाई 32, ठीक है। पाई नीचे आ जाएगा, डी क्यूब नीचे आ जाएगा, पाई डी क्यूब। तो सिग्मा बी का फॉर्मूला बन जाएगा। टाउ कैसे आएगा, इधर फार्मूला बना रहा हूं मैं। आपने पढ़ा है कैपिटल टी टॉर्क ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड अपॉन 16
टाउ डी टू द पावर ऑफ क्यू। तो ये क्या बन रहा है आपका, टाउ इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई कर देंगे टी के साथ, 16 मल्टीप्लाई कैपिटल टी डिवाइडेड अपन पाई डी क्यूब, नीचे आ जाएंगे पाई डी क्यूब। तो दोनों में पाई डी क्यूब क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहा है। देखो यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे, टाउ को पुट कर देंगे यहाँ पे, टाउ को पुट कर देंगे यहाँ पे, और बेंडिंग मोमेंट सिग्मा बी को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा, मतलब एक फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला क्या बन रहा है आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे फार्मूला जो इन्होंने बनाया है, देखो यहाँ पे सिग्मा बी की वैल्यू 32 मल्टीप्लाई एम डिवाइडेड अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर। ये तो 4 बाहर रहेगा, यहाँ पे टाउ स्क्वायर था, तो 16 टी डिवाइडेड अपॉन पाई डी क्यूब। अब देखो एक कॉमन हो गया, 16 पाई डी क्यूब, अंदर जो बच गया एम स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई, कैसे आई, अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये टाउ मैक्स, देखो ये टाउ मैक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू आई है, ध्यान रखना। अब पाई डी क्यूब को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इधर कर देंगे, पाई डी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पाई डी क्यूब हो गया, पाई डी क्यूब हो गया, इधर आ गया पाई डी क्यूब डिवाइडेड अपॉन 16 हो गया। तो ये देखो यहाँ पे टाउ मैक्स मल्टीप्लाई ये पाई डी क्यूब, यहाँ आ गया पाई डी क्यूब डिवाइडेड अपॉन 16, तो ये हो गया, देखो ये एम स्क्वायर और टी स्क्वायर तो अनरूट के अंदर ही हो जाएंगे, ठीक है, अनरूट के अंदर हो गए। इस वैल्यू को कहते हैं, देखो ये भी क्या है, शियर स्ट्रेस का टॉर्क ट्रांसमिटेड होता है ना, देखो ये फार्मूला है, देखो टॉर्क ट्रांसमिटेड का, टॉर्क ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू आप पढ़ते तो मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड हो जाएगा आपका, तो पाई डिवाइडेड अपॉन 16 टाउ मैक्स हो जाएगा डी क्यूब। तो इसे कहते हैं इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट ट्विस्ट। इसका डेरिवेशन पूछा है कई बार 5 नंबर में। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट हो जाता है, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट ये हो जाता है, क्योंकि ये वैल्यू जो हमारी टी के इक्वल है, तो टी इज इक्वल टू, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है हर साल आता है, एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया आपका। तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का फार्मूला ये हो गया आपका। अब देखो वो तो हो गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में हम ट्रेस्का थ्योरी देख रहे हैं। तो ट्रेस्का किसके लिए है, ट्रेस्का है गैस थ्योरी, वो डक्टाइल मटेरियल के यूज होता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, दूसरा क्या है, उसी के एनालिसिस कर रहे हैं, जिस शाफ्ट में बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों होता है, तो उसमें 2 थ्योरी हो गई, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है ना, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी।